नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक कुंडली लेकर के आया हूं और एक बात आरंभ में ही बता दूं, आप जहां जाना चाहते हो बिल्कुल जाओ, लेकिन आपका भाग्य वहां से पहले पहुंच करके बैठा हुआ है। अगर भाग्य आपका प्रारब्ध कमजोर रहा तो निस्संदेह आपको परेशान करेगा। अब इसी कुंडली को देखिए, यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति नीच के हुए हैं। अलग बात है नीच भंग हुआ है, मैं उसे इस कुंडली में नहीं मानूंगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को जब देख रहा हूं तो वो कमजोर ही दिख रही है। चंद्रमा की स्थिति, लग्न में राहु का प्रभाव, लग्न में आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव, ये सारी चीजें। नवमांश कुंडली के बाद देखिए यहाँ शनि नीच के बैठे हैं और दशमांश कुंडली में यहाँ शनि बैठे हैं और जन्म कुंडली में गुरु जो भाग्य के अधिपति होते हैं वो शत्रु के घर में बैठे हैं। व्यक्ति का भाग्य सच में थोड़ा कमजोर है। इस वजह से इस कुंडली के लिए सबसे पहले ही उपाय बता दूं, नमः रुद्राय का जप करिए। नमः रुद्राय, क्योंकि आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा जन्मे हैं। ये व्यक्ति को सोचवाते खाली हैं, कराते कुछ नहीं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वो आर्द्रा है। आर्द्र का मतलब होता है नम, सूखा। ये रुद्र जो इंद्र के भी अनुज कहे जाते हैं, अनुज रुद्र जो इस नक्षत्र के देवता हैं वो रुद्र हैं, जिसे स्वयं विनाश का कारण भी कहा जाता है। व्यक्ति हमेशा ही आपकी कुंडली में 2 भाग में लेकर आने वाला था पर नहीं लेके आया। ये भी हो सकती है कई तरह की चीजें, जैसे जन्म कुंडली में राहु लग्न में ही बैठा है कर्क का और तटस्थ हो जाता है। ये न तो अच्छा न तो बुरा, पर हाँ व्यक्ति को डिपेंडेंट हमेशा बना करके दूसरों के ऊपर रखता है। उसके निर्णय वो अपने ज्ञान का, अपने आचरण का और दूसरों में कमजोरी निकालने वाला, दूसरों में कमी निकालने वाला, मन में मैल इकट्ठा करने वाला भी कई बार होता है। और दूसरी बात बता दूं, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो आर्द्रा के बैठे हैं। आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में कई बार कष्ट देते हैं और व्यक्ति हमेशा ही दूसरों की जी हुजूरी या चिरौरी करता रहता है। ये बात भी बनती है, उसका अपना काम नुकसान होता है। दाम्पत्य 40 अब जीवन में जो है वो एक अच्छी स्थिति तब आती है जब व्यक्ति 40 साल की अवस्था पार कर ले। इनका डेट ऑफ बर्थ 1962 का है, अभी तक विवाह नहीं हुआ और व्यक्ति हमेशा से अपने भाई के लिए सर्वस्व नुकसान कर देता है, पर भाई सारा हड़प करके अपने नाम पे कर देता है। ऐसी भी स्थितियां जीवन में अगर बने तो कोई मुश्किल नहीं है। आपकी कुंडली में आश्लेषा का लग्न बना है, लग्न पुष्य का बना है और राहु आश्लेषा नक्षत्र के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की पत्नी उसे मानती और आदर तो बहुत करती हैं, पर एक समय पे व्यक्ति का कोई भी होता नहीं है, सारे के सारे लोग छोड़ देते हैं। यह व्यक्ति परित्यक्त होता है समाज से। समाज के लोग में जब भी जाता है तो घर परिवार से ज़्यादा सम्मान मिले, ज़्यादा आदर मिले, प्रतिष्ठा भी मिले, पर घर में रत्ती मात्र भी संशय नहीं है कि बिल्कुल भी आदर और सम्मान ना मिले। व्यक्ति सर्वस्व न्यौछावर करेगा पर उसका कुछ भी होता नहीं है। ये बात बनती है। ये कुंडली मैं तीसरी बार बना रहा हूँ। सोच के देखिए, आज तक मुझे इतनी मशक्कत कभी भी किसी कार्यक्रम में नहीं हुई थी। बड़ी अजीब स्थिति है। भाग्य भाव के अधिपति यहाँ नीच के हो रहे हैं, लग्न के अधिपति चंद्रमा अवयोग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा भी कमजोर हो रहे हैं। इनकी कुंडली को जरा पंचांग में आपको बता दूं, पंचांग समझिएगा तो थोड़ी सी चीजें आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर होकर आएंगी। व्यक्ति का जन्म माघ माह में हुआ है। राहु के नक्षत्र में जन्मे के कारण, आर्द्रा में जन्मे होने के कारण व्यक्ति ऊंची नाक का होता है, पतले लंबे छरहरे बदन का होता है और सबसे बड़ी बात है कि बलिष्ठ भुजाओं को धारण करने वाला होता है, मशीनों के निकट काम करने वाला होता है और हमेशा ही कंफ्यूजन से युक्त रहने वाला होता है। जन्म कुंडली में इनका जो पंचांग बनता है, माघ माह 2018 विक्रम संवत, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम आनंद संवत्सर होगा। व्यक्ति आनंद से युक्त रहता है पर अकेले। जैसे ही कुछ लोग इसके जीवन में आएंगे थोड़ा कष्ट हो जाता है और बढ़ भी जाता है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वो प्रायः समाज से दुत्कार दिया जाता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है उसको। लोग उसका इस्तेमाल, प्रत्येक व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता आया है और ये हंस करके अपने समस्त चीजों को दूसरों को देता भी आया है। अपना जीवन, अपना धन, अपना ऐश्वर्य, अपना सुख, अपनी शांति, अपना परिवार, अपना प्रभाव हमेशा दूसरों के लिए देता रहा, पर अपने बारे में इस व्यक्ति को समझ में नहीं आती हैं चीजें। राहु है, वो प्रभाव करेगा, व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखता है और बहुमुखी बना देता है। इतनी सारी चीजें दिमाग में चलती हैं कि पूछो मत। एक चीज साफ और स्पष्ट होती ही नहीं है, दिमाग में कई सारी चीजें भौरे की तरह भन भनाती रहती है। राहु लग्न में तो एक साथ कई चीजों का विचार आना, राहु लग्न में इस वजह से, और जो जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र जो है वो आपकी कुंडली में मैंने बताया आश्लेषा का है। इस वजह से व्यक्ति थोड़ा
बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के क्लियर भी नहीं होता है। अब एक बात यहाँ देखिए, तो राहु को मैंने कहा आश्लेषा, और ऐसी स्थिति में कि उसके ऊपर शनि, मंगल, बुध, केतु, गुरु सबका प्रभाव है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य चिड़चिड़ा हो जाता है। और यही प्रभाव इनकी कुंडली में विवाह न होने की स्थिति को दिखा रहा है। सप्तम भाव में पंचग्रही योग, ये होता तो अच्छा है, व्यक्ति ऐसा काम करेगा जहां से कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन जरूर आए, पर उस पर उसका अधिकार न रहे, वो हमेशा दूसरों के ऊपर लतिका बन करके अपना जीवन गुजार रहा होता है, ऐसा है। उसके बाद इनकी कुंडली में पंचांग में था माघ माह का जन्मा व्यक्ति शारीरिक भुजाओं से बलिष्ठ और प्रभाव उत्पन्न करने वाला। उत्तरायण में जन्मा है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़िया रहे, धार्मिकता का भाव भी जागृत होता रहे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है, उसमें भी कोई कमजोरी नहीं है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव भी ज्यादा है। यह व्यक्ति कर्क लग्न का है, सोचता रहेगा बिस्तर पे बैठ करके, पर अपने लिए जब करने की बारी आएगी तो शिथिल हो जाता है, उसको स्टेप लेने में दिक्कत होती है। और प्रायः वो इस बात से डरता है कि मेरा भाई नाराज हो जाए, मेरी बहनें नाराज हो जाएं, अब जब जीवन इतना बीत गया है तो इतना इनके सेवा में ही बिता देता हूँ। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। क्योंकि आप अपनी कुंडली में बड़े भाई के भाव को देखो या छोटे भाई, बड़े भाई का भाव ये, छोटे भाई का भाव ये। बड़े भाई भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? अष्टम में, सूर्य के साथ। सूर्य और शुक्र एक साथ बैठना नहीं चाहते, क्यों? ध्यान से समझिएगा। सूर्य और शुक्र एक साथ बैठना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि सूर्य होता है मेहनती ग्रह, वो मेहनत कराना चाहता है। सूर्य जो होता है वो नैतिक ग्रह होता है, नैतिकता का पालन कराना चाहता है। सूर्य आध्यात्मिक तत्व का प्रणेता होता है, लेकिन वहीं शुक्र व्यक्ति को भौतिकवादी, चरम लक्ष्य उसका जो होता है वो शांति, सुसुरसा और सेवा और सेवादारी में हो। व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही आलिशान जीना चाहता है और भोगी और इंद्रियों के सुख के पीछे भागना चाहता है, लेकिन ये मिलता नहीं है क्योंकि शुक्र ही अष्टम भाव में बैठे हैं। और इनकी कुंडली को तो समझूंगा ही, साथ में पंचांग को भी अब लेकर के आता हूं। इनका जन्म गुरुवार को शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के होने के कारण चंद्रमा शुभग है, लेकिन उस चंद्रमा पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। उस चंद्रमा से मंगल भी अष्टम में, उस चंद्रमा से गुरु भी अष्टम में, उस चंद्रमा से शनि भी अष्टम में, उस चंद्रमा से बुध भी अष्टम में। इस वजह से चंद्रमा को बल सारे ग्रहों में से किसी का भी नहीं मिला। अब जरा सोच के देखो कि लग्न के अधिपति बिल्कुल निरस्त और अकेले, ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है कि यहां पे ये जो स्थिति दिख रही है, यहां पे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और वास्तव में उसे कहीं से कोई बल प्राप्त नहीं हो रहा। ये कारण व्यक्ति के भाग्य के कमजोर होने का होता है। मैंने कहा नमः रुद्राय का जप हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए अत्यधिक संख्या में। ये आपकी कुंडली। अब एक एक ग्रह को बताऊंगा। सबसे पहले चर्चा सूर्य की करता हूं, द्वादशी तिथि और आगे भी बता देता हूं, नक्षत्र वगैरह बता दूं। आर्द्रा नक्षत्र मैंने बताया, कंफ्यूजन में रहता है व्यक्ति और प्रायः जितना इसको मिलना चाहिए जीवन में उतना नहीं मिलता है। अगर लग्न बड़े होते, बढ़िया होते तो चीजें मिल जाती। प्रीति योग में प्रेम करता है, समाज के लिए जीता है, उत्साहवर्धन दूसरों का करता है, दूसरों की सहायता करने में आगे रहता है, विनयी होता है, विनय संपन्न होता है, प्रेम करने वाला होता है, अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को भी प्रेम कर बैठता है। और उसके बाद वह कर्ण शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति ऐसे जगह पे काम करे जहां व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करने के स्थिति में जाना पड़ता है, दम तोड़ करके मेहनत करना पड़ता है, ये बात भी है। अब इनकी कुंडली में यहीं से मैं आपको सबसे पहले लग्न कुंडली में सूर्य की चर्चा करता हूं, वहीं से नौमांश में भी आऊंगा, वहीं दशमांश में भी लेके आऊंगा। सवाल एकमात्र इनका हो सकता है, क्या मुझे वैराग्य धारण कर लेना चाहिए? निसंदेह कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो मैंने बताया है और कई बार ये बात कार्यक्रम में भी कही है, इस दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा संबंध है जो ना तो कभी पुराना पड़ता है और ना कभी छोड़ता है, और वो है परमात्मा से बनाया गया संबंध। आप चुपचाप भाई बहन को छोड़ो, ये भाई, ये बहन, ये रिश्तेदार, ये नाते जितने भी हैं सिर्फ आपका लाभ लेने के लिए आपके निकट बैठे हैं। आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो निसंदेह कभी भी आपका अपना नहीं है, पक्की बात है। बुरा लगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए इधर राहु लग्न में तो परेशानियों का जड़ यहां से। और दूसरी बात बता दूं तो वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आश्लेषा नक्षत्र का अधिपति बुध इस कुंडली का कौन है? व्ययेश, जो कहां बैठा है? सप्तम में, यानी कि कमजोर। बुद्धिमान तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता, चीजें दिमाग में बनती तो हैं पर उसको एनालाइज भी करता है, सोचता भी है, समझता भी है, दिमाग भी लगाता है, पर वो कई बार धरातल पे उसको असर होते कम देखा जाता है। क्लियर है ये बात?
सबसे पहले सूर्य की चर्चा करूं, सूर्य इनकी कुंडली में बैठे हैं कुंभ राशि के, जिसका अधिपति शनि यही निकट में ही बैठा है। यानी कि मित्र तो नहीं होते लेकिन शत्रु होते हैं तो सामान्य, यानी कि सम राशि में बैठे हैं। तात्कालिक मित्रता में ये ग्रह सम राशि का बैठा है और इस वजह से वो सामान्य नहीं तो कम से कम 50% का परिणाम करेगा। आधा आधा में कितना, तो अब स्थिति देखिए, ये बाल अवस्था के बैठे हैं, 2 डिग्री के हैं, तो बाल अवस्था के हो गए। अब जरा समझना इसको, और नक्षत्र किसका है, तो सूर्य ने नक्षत्र लिया है धनिष्ठा का, जिसका अधिपति कौन, मंगल। वो मंगल कौन है, दशमेश, जो कहां बैठा, उच्च का। तो व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पराक्रम के कारक मंगल के नक्षत्र अपने मित्र के राशि, मित्र के नक्षत्र में, जो कि दशम का अधिपति होकर के कर्क लग्न की कुंडली के लिए, अब थोड़ा ध्यान यहीं पे रखिएगा, कहीं इधर उधर ना भटकना, नहीं तो चीजें छूट जाएंगी और स्टेशन गायब हो जाएगा। उतरना जहां है वहीं पे बैठना होगा। तो सूर्य ने नक्षत्र पकड़ा मंगल का, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। ये मंगल कर्क लग्न की कुंडली के लिए दशम और पंचम के सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो इस कुंडली का है वो मंगल उच्च का है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो षडबल में भी मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी है, शनि की स्थिति बड़ी अच्छी है, क्योंकि शनि भी स्वग्रही, मंगल उच्च के, और जन्म कुंडली में गुरु भी साथ में बैठे हैं। पश्चिम दिशा का अधिपति, उसको दिग्बल मिल जाता है, अति विशिष्ट कारक उसको बल भी मिल जाता है। इस वजह से शनि षडबल में बलवान, मंगल बलवान और सूर्य बलवान। तो व्यक्ति सूर्य से, मंगल से और शनि से संबंधित। लेकिन अभी दशा केतु की चल रही है, आने वाली है शुक्र की दशा। इस आधार पर व्यक्ति अगर चाहे तो शुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अशुभ भाव भी उनको मिला होता है। लेकिन सुख के अधिपति होकर के जाकर के अष्टम में बैठे हैं, तो जरा गौर करना। अब मैं सूर्य पे ही हूं अभी, क्योंकि सूर्य के साथ जो ग्रह बैठा है उसको भी मुझे देखना होगा। तो कौन है, शुक्र और सूर्य के बारे में मैंने बताया, ये दोनों एक साथ बैठना नहीं चाहते हैं, चाहते भी हैं और नहीं, क्योंकि दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। इस वजह से तो लाभ का अधिपति अष्टम में, ये खराब और गलत होता है, ये बुरा होता है, ये दरिद्र योग लगा देता है। और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में, ये भी दरिद्र योग लगा देता है। यहां पे इन दोनों का परिणाम क्या होगा, इन दोनों का परिणाम सीधा सा है, व्यक्ति को कम पैसों में खटने का प्रभाव। आपके भाई साहब को बता दीजिए, अगर ये कुंडली वो देख रहे हो तो निस्संदेह जिसने भी आपका लाभ उठाया वो महान पापी है। मुझे बात कहने में डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं किसी से। लाभ बड़े भाई भाव के अधिपति अष्टम में जाकर के बैठे हैं, बड़े भाई हो या छोटे भाई, दोनों ने आपका लाभ उठाया है, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाभ के अधिपति अगर अष्टम में बैठे होते हैं तो व्यक्ति को जीवन भर छोटे पैसों पे खटना पड़ता है। अब ये यहां पे मैं दोषी किसको कहूं, आपके भाग्य को या फिर आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको? बोल दीजिए, बात कर लें, मैं कर लूंगा, मुझे डर नहीं लगता किसी से। बात पक्की है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने आप को जगाओ, अंदर को जगाओ, क्योंकि यहां से जब तक खलबली नहीं मचेगी तब तक दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। हड्डी चूस के फेंक देंगे लोग और पता भी नहीं चलेगा आपकी आए भी थे इस धरती पे। दूसरी बात, जन्म कुंडली में ये गुरु और शुक्र और सूर्य की बात थी। यहाँ के अधिपति भी अष्टम में, ये ठीक नहीं होता। ये यहाँ के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक नहीं होता है। ये घर से, परिवार से, पति से, पत्नी से, दाम्पत्य से, बेटों से, बेटियों से, घर के सुख के, शांति से, सब से दूर कर देता है। विरक्त मतलब कुछ मिलता नहीं है, व्यक्ति छूट जाता है। और ये स्थिति क्यों मजबूत हो रही है, ये नहीं होती बात। लग्नेश 12वें में, लग्न में राहु आश्लेषा नक्षत्र के बैठे हैं, जिसका अधिपति इस कुंडली का खराब भाव का अधिपति 12वें और तीसरे। लाभेश अष्टम में दरिद्र योग कमजोर कर देते हैं व्यक्ति के लाभ को, और हमेशा व्यक्ति को दूसरों के सहारे जीना पड़ता है लतिका बनके, क्योंकि राहु। ये 3-4 चीजें एक साथ कनेक्शन में जा रही हैं, ये बात बनती है। दूसरी, अब चंद्रमा की बात करूं, आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा बनते हैं लग्न के अधिपति, 12वें जाकर के बैठे हैं 17 डिग्री के। अवस्था तो उनकी ठीक है, क्योंकि लग्नेश होते हैं, शुभदायी भी होते हैं, लेकिन उस पर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। और मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी, क्या कही थी? मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि चंद्रमा संग खोजता है, किसका? ग्रहों का। तो वो कैसे? वो गुरु का संग खोजता है, वो मंगल का संग खोजता है, वो सूर्य का संग खोजता है। तो जरा गौर करो, तो चंद्रमा से सारे के सारे ग्रह अष्टम में जा रहे हैं। इस वजह से चंद्रमा के पास कोई बल नहीं, तो लग्नेश को अतिरिक्त कमजोरी मिल रही है। वो पक्ष का बल मिलने के बावजूद वो मन को मथता है। और एक बात मैंने और भी कही थी, अपने कर्म को बढ़ा लो और बेहतर कर लो, क्योंकि आने वाले, अगर इस जन्म का कर्म अगर ठीक नहीं रहा तो अगला जन्म और भी बेकार हो जाएगा, सिद्ध। हालांकि ये परमात्मा की कुंडली नहीं है, ये खुद आपके ही कर्मों के द्वारा बनाई गई कुंडली है। जरा विचार करो, तो मैंने एक बात कही थी कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा हो और अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो कष्ट देते ही देते हैं, पक्की बात है। चाहे मन से हो, चाहे शरीर के स्वास्थ्य से हो या स्वास्थ्य की संरचना से हो,
जरूर कष्ट मिलता है। आपकी कुंडली में वो भी आधा फल कर रहे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, अब जरा ध्यान से समझना, जन्म कुंडली के दो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं सूर्य और चंद्रमा। अगर ये दोनों कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति को निसंदेह निचोड़ देते हैं, और इसमें आपके ही कर्मों का दोष दिया जा सकता है, क्योंकि जो भोग रहा है वो तो उसके भाग्य अच्छे हैं आपसे। तो सोच के देखो, चंद्रमा 12वें और सूर्य 8वें, तो ये जो है वो व्यक्ति को नुकसान में लेके जाते हैं। तो इस कुंडली में मैं जो समझता हूं उसके आधार पर व्यक्ति को शिव की पूजा करनी चाहिए, रुद्र की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपका प्रभाव बढ़े। मंगल की बात करूं, मंगल जन्म कुंडली में बनते हैं सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट, पंचम और दशम के अधिपति। अब यहां पे सूर्य और चंद्रमा की चर्चा मैं नौमांश और दशमांश में कर देता हूं। नौमांश कुंडली में सूर्य लग्न के अधिपति होकर के जाकर के बैठे हैं नीच के, इस वजह से व्यक्ति को विवाह से संबंधित समस्या होती है। पंचम भाव पहले से ही यहां खराब, इतने सारे ग्रह तो पता नहीं कौन, ये तो वही बात हो जाती है गज ग्रह वाली, उसने मेरा तो नाम लिया नहीं, उसने मेरा तो नाम लिया नहीं तो मैं क्यों जाऊं। वही स्थिति यहां पे है। व्यक्ति विवाह के लिए बिलबिलाता परेशान रहा पर हुआ नहीं, और किसी ने करने भी नहीं दिया, और किसी ने आपको दिमाग भी नहीं दिया, क्योंकि बड़े भाई से नुकसान हमेशा, छोटे भाई से नुकसान हमेशा, तो कोई भी साथ रहा नहीं। रिश्तेदार से नुकसान हमेशा, तो सबने आपका, एक एक सिंगल पर्सन ने आपका लाभ उठाया है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति ने आपका आदर किया है, पर परिवार में आपको नहीं मिला है, पक्की बात है। यहां सूर्य नौमांश में लग्न का अधिपति ही नीच का हो रहा है। यहां का सूर्य अष्टम में बैठा था, खराब, यहां का सूर्य भी खराब, तो सूर्य तो इस कुंडली में कमजोर है। और उसको बल कहां से मिल रहा, तो शनि देख रहा, नीच के शनि, तो दोनों सूर्य और शनि दोनों नीच के। तो इस कुंडली में सप्तमेश भी होते हैं, वो भी नीच के। यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति शनि वहीं बैठे हैं, तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति बनती है कि देर से शादी हो। तो अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए, 40वें वर्ष में भी विवाह का योग बनता है। पर आप हैं कितने, अब तो मैं जोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, 1962 के तो कितने साल के हो गए, अब ये तो इसमें वक्त नहीं है, मेरे पास गणित उतनी मजबूत है नहीं मेरी, तो ये बात है। पर 40वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में बड़ी अच्छी चीजें घटित होती हैं। तो अगर कुछ करना चाहते हो तो कर लो, पर वो तो बीत गया, 60 40 2000 हो जाता है ना, कितना हो जाता है अब देख लेना आप। तो ये बात बनती है। राहु और केतु का प्रभाव लग्न में हर जगह। यहाँ शुक्र जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठ रहे हैं, जो कौन है, सप्तम के अधिपति। व्यक्ति डेली बेसिस के इनकम के लिए हमेशा भागता रहा, क्योंकि जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में सप्तम भाव से डेली बेसिस का इनकम देखा जाता है, और अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा। अपने काम को लेकर के व्यक्ति कभी भी बहुत ज्यादा सोचा ही नहीं है अपने काम के बारे में, वो हमेशा दूसरों के लिए ही अपने ऊर्जा को लगाता रहा है और मन को मारता रहा है। चंद्रमा नीच के हैं अष्टम भाव में, और कर्म से जो सुख मिलता है वही का अधिपति सुख का है। व्यक्ति काम कर तो रहा है पर उसे मानसिक शांति नहीं है, वहां भी वो भटक ही रहा है और मन में मैल इकट्ठा कर रहा है। क्या करूं, छोड़ दूं, रहूं, छोड़ दूं, जाने दूं, रहूं, छोड़ दूं, जाने दूं, इस तरीके का मन। और कर्म में पैसे, तो धन भाव के अधिपति वृषभ राशि के अधिपति कर्म में पैसे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसे धन नहीं कमा रहे, पर हाँ निसंदेह वो आपके नहीं है, वो आपके नहीं है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में बुध बैठे हैं, जो कि दशम स्थान के अधिपति शनि जाकर के भाग्य धर्म में बैठे हैं। वहां का अधिपति गुरु शत्रु के घर में देख रहा है, यानी कि दशम स्थान के अधिपति के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि रहेगी तो निस्संदेह व्यक्ति का कर्म तो कभी भी खराब नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। शुक्र लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर का बनाते हैं। शनि गुरु से देखे जा रहे हैं, दशम स्थान के अधिपति शनि तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, चावल मिल, ये सब कराते हैं, ये सब काम कर सकता है व्यक्ति। पर मशीन के बीच में मैंने शुरू में बात कही थी कि काम करता है, तो ये बात होती है। तो दशमांश कुंडली यहाँ पे क्लियर, नौमांश कुंडली यहाँ पे क्लियर इस वजह से हो जा रही है क्योंकि लग्न कुंडली में यहाँ पे सूर्य कमजोर, यहाँ भी कमजोर, तो कमजोर ही कमजोर। यहाँ पे सूर्य जो है वो जन्म, यहाँ पे राहु का चंद्रमा को ग्रहण, यहाँ सूर्य जो है वो 11 नंबर में बैठे हैं, यहाँ भी 11 नंबर में बैठे थे मंगल के साथ। तो वो व्यक्ति का काम जब भी पैसे का आता है तो व्यक्ति का बड़ा भाई हो या छोटा भाई थोड़ा दे देता है, ताकि उसको ये एहसास ना हो आपको कि हाँ मेरा काम रुक रहा है, इस वजह से ऐसा होता है। और जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल 11वें भाव में बैठ करके व्यक्ति के भाई के साथ संबंध या भाइयों के साथ संबंध में लाभ देते हैं। कर्म क्षेत्र में वो हमेशा आपके साथ खड़ा है, उसको बोलेगा वो हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, पर निस्संदेह ना, नहीं, भरोसा ना करो। लाभ भाव के अधिपति अष्टम में, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई कमजोर हो रहा है। बात बार बार बोल रहा हूं, अपना आंकना ही होगा। मैं एक ही चीज जानता हूं और बहुत अच्छे से, ये दुनिया कभी भी आपकी नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़ी है क्योंकि आप उसको दे रहे हो। क्योंकि सोचो, जब ये शरीर आपका नहीं है, जब श्वास लेते हो तो उकबुका जाता है, परेशान हो जाता है, अरे यार छोड़ो मुझे, बाहर निकालो नहीं तो मर जाऊंगा। तो नहीं लेते हो तो भी मारता है और ले लेते हो तो भी मारता है, मरना तो इसको है ही। तो जब ये शरीर आपका नहीं है तो ये भाई और ये बहन और ये बंधु और ये माता और ये पिता, ये सब कैसे हो सकते हैं? सोच के देखो। तो संबंध बनाना है, लेकिन
परमात्मा से। अब बात मंगल के बाद, मंगल उच्च के हैं जन्म कुंडली में, दशमेश और पंचमेश उच्च के हैं, ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति को शुद्ध, कार्मिक और हमेशा ही काम को लेकर के तत्पर रहने वाला और शुद्ध बनाते हैं। कर्म को लेकर के व्यक्ति के दिमाग में कोई भी कल छपट की भावना की स्थिति नहीं है, वो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के और डेडिकेशन के साथ काम करता है। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं, नक्षत्र इनका जो है वो श्रवण का है, चंद्रमा, और व्यक्ति, मैंने बात कही थी मन लगा करके काम करना, पर व्यक्ति उसको भी कई बार ऐसी स्थिति, क्योंकि वही चंद्रमा जो इस कुंडली में मंगल का नक्षत्र का अधिपति बन रहा है, वो चंद्रमा 12 में बैठा है और यहाँ पे भी नीच का हो रहा है। यहाँ भी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो गौर करिए कहाँ बैठा है, अष्टम में, और वो है कौन, 12वें का अधिपति। विपरीत परिस्थिति बनाता है मन को लेकर के, कभी कभी मन का न लगना और मन द्वंद्व में पैदा रहे, काम करता रहे। अब काम का दबाव भी है, व्यक्ति को करना भी है और मन लग भी नहीं रहा और दूसरा काम सामने दिख भी रहा है। तो ये सारी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में और व्यक्ति के मन को प्रलोभन में डाल देती हैं और व्यक्ति छोड़ करके भागना चाहता है। हाँ, पक्की बात है। मंगल की दृष्टि यहां, ये बहुत अच्छी बात कर्म के लिए, मंगल की दृष्टि यहां नीच की पर, लेकिन वो बैठा उच्च का है, इस वजह से वो खुश होकर के प्रयास और प्रभाव दिखाता रहेगा। वो बिछ जाता है कहीं भी, किसी के साथ भी। शनि मंगल हैं, इस वजह से विवाह में दिक्कत। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे, इस वजह से पत्नी जो आएंगी वो धनवान आए, पत्नी जो आए वो बहुत प्रेम करने वाली आए, और पत्नी जो आए वो बहुत आदर करने वाली आए। लेकिन बुढ़ापे में वो भी आपके साथ नहीं रहेगी, वो भी छोड़ के चली जाएगी। या तो आप छोड़ के चले जाओगे या तो वो खुद भाग जाए। तो इस वजह से भी बात बनती है। अब जरा आप गौर करें, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे संबंधों के बनने का भाव यहाँ है, बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ का अधिपति अष्टम में बैठ करके पैतृक संपत्ति का मालिक होने के बावजूद भी देता नहीं है। क्यों? क्योंकि लाभ का अधिपति अष्टम में, लाभ तो कमजोर है ना, उच्चाभिलाषी है, इस वजह से मिलता रहा, दिखता रहा, पर उसका आकर्षण सिर्फ आकर्षण है, वो उसका उपभोग, बस वही बात है। हीरा हूं, चाट लोगे तो मर जाऊंगा, हीरा हूं, चाट लोगे मुझे तो मर जाऊंगा, ये स्थिति जीवन में हमेशा बने, वो दिख रही है बस, पर उसका उपयोग और उपभोग कोई दूसरा कर रहा है और आप बस खाली दीपक में तेल डाल रहे हो, रोशनी किसी और को मिल रही है। ये बात है। बुध जन्म कुंडली में वक्री होकर के 14 डिग्री, श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, ये भी वहां 12 में, और बुध की जो स्थिति मैं देख रहा हूं, नौमांस कुंडली में वृषभ राशि के बैठे हैं, यहां मकर राशि के बैठे, तो वो ठीक है दोनों जगह, लेकिन अब इनकी स्थिति तो देखो तो बुध मंगल अस्त भी हैं सूर्य से डिग्री में, क्योंकि 17 डिग्री के हैं मंगल और सूर्य जो है वो 2 डिग्री का है। इस कुंडली में अस्त हो रहे हैं मंगल, इस कुंडली में अस्त होंगे गुरु और इस कुंडली में अस्त होंगे शुक्र, तीनों के तीनों अस्त। गुरु कौन? सभी प्रकार के सुखों का कारक। शुक्र कौन? भौतिकीय सुख और पत्नी का सुख। मंगल कौन? व्यक्ति का अपना काम और व्यक्ति के अपने पराक्रम का परिणाम। वो तीनों कमजोर। पर गौर करना, तो गुरु कमजोर होंगे तो क्या करेंगे? व्यक्ति के भाग्य को कमजोर करेंगे और व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता से लड़ने की क्षमता कम कर देंगे और उसका आत्मबल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पहले ही अष्टम में बैठा है और पापी भाव के अधिपति सूर्य और शुक्र। यहाँ सूर्य कौन है? जन्म कुंडली के द्वितीय का अधिपति। वो किसके साथ बैठे हैं? सुख के साथ। तो पैतृक संपत्ति और पिता का लाभ और माता का लाभ ये तो दिखता है, पर पिता भाव के अधिपति मंगल उच्च के हैं। पिता भी जीवन में कुछ किए नहीं आपके लिए, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति तो सब एक जगह के एक व्यक्ति के पास है। वो कौन है? बड़ा भाई या छोटा भाई? भाइयों ने बांट रखा है और आपको ढोलक बजाने के लिए दे दिया है, पीटते रहो। ये बात बनती है। बुध के बाद गुरु की बात करता हूं। गुरु अगर जन्म कुंडली में अस्त हो जाएं तो व्यक्ति को कमजोर कर देते हैं। अब यही स्थिति नौमांस कुंडली में देखिए, तो यहाँ पे गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में कन्या राशि के बैठे हैं, जहां का अधिपति बुध स्वयं जाकर के दशम स्थान में बैठा है। गुरु पे बुध का प्रभाव, धन भाव के अधिपति पे गुरु का प्रभाव है। व्यक्ति जीवन में अगर चाहे तो धन कमा सकता है, लेकिन उसके पास होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा दिन तक टिके नहीं, या मशक्कत के बाद है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े तब जाकर के वो कुछ पैसे देख पाता है। ये बात भी दिखती है। और 10 रुपए भी इकट्ठा करने में मशक्कत करनी पड़ती है, ये बात भी देखिए। अब गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में यहाँ है, नीच की दृष्टि, तो ऋण में डाले, पेट का रोग बनाए, और कई बार जो है वो अपने बल के प्रभावों को वो व्यक्ति अपने आप को समझ ही नहीं पाता है, जिसके कारण उसका आत्मविश्वास प्रत्येक दिन और दिन प्रतिदिन कमजोर सा होता जाता है। और उसको कई बार ऐसा भी लगेगा कि लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी वो कुछ कर नहीं पाएगा। ये बात भी कुंडली में बोल रही है, क्योंकि सूर्य है ही ऐसा, करने वाला ग्रह मंगल है, लेकिन वो अस्त हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति के परिणाम और प्रभाव दोनों कमजोर हो जाएं और व्यक्ति मशीन के पास ही जीवन भर हो हल्ला में मचा रहे। ये मंगल एकदम धरातल की बात करता हूं, इधर उधर के नहीं, ये कुंडली में ये है, ये कुंडली में ये है, ये कुंडली इतनी है, वो नहीं बोलूंगा, वो मुझे नहीं आता। जो है वही बोलूंगा, चाहे फांसी पे लटका दो।
मंगल के बाद बुध की बात करी, गुरु की बात करता हूं, अस्त है तो कमजोर, और इस वजह से भाग्य का कमजोर होना और व्यक्ति के प्रभावों का कमजोर होना। गुरुता का लक्षण कमजोर हो जाने से व्यक्ति के पास धन के आगमन की स्थिति और संपूर्ण प्रकार के सुखों का प्रभाव कमजोर हो जाता है। गुरु की दृष्टि भी यहां कमजोर हो जाएगी, इस वजह से वो लाभ भी देने से वंचित रह जाएंगे। हालांकि एक बात है कि शुक्र अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते रहते हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, उसकी आकांक्षाएं पूर्ति हो सकती हैं अगर वो थोड़ा बहुत प्रयास कर ले तो। मंगल अस्त, गुरु अस्त और शुक्र अस्त होने का सीधा सा प्रभाव ये हो रहा है कि आपको अपने अंदर बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, वृंदावन जाइए, गौ माता की सेवा करिए, और कभी कभी थोड़ी सी तीर्थ यात्रा पर भी निकलने का प्रभाव करिए। आप एक बात याद रख लो, बार बार बोल रहा हूं, ये दुनिया आपकी है ही नहीं, तो इसको बनाने का प्रयास ना करना। अब जन्म कुंडली में मैं बात करूंगा सबसे पहले गुरु के बाद शुक्र। शुक्र अस्त और जन्म कुंडली में 50% का परिणाम दे रहे हैं। शुक्र जन्म कुंडली के होते हैं पापी भाव के अधिपति, जहां लाभ को कम करके वो आपको दरिद्र योग में डाल रहे हैं। चंद्रमा पहले से ही कमजोर, लग्न पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, और चंद्रमा विमुख है, बिल्कुल अकेला, उस पर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होने के कारण वो बिल्कुल कमजोर साबित हो रहा है। पक्ष के बल के होने के बावजूद व्यक्ति के मन मस्तिष्क को रौंदने का काम कर रहा है। ये बात है, चंद्रमा मंगल का संबंध नहीं, गुरु का संबंध नहीं, सूर्य का संबंध नहीं, ये सब चीजें जो है वो कमजोर बन रही हैं। 1 3 5 7 9 लग्न कुंडली के तृतीय भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी, ये ठीक नहीं है। छठे भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी, ये ठीक नहीं है। अष्टम भाव में पाप ग्रह की राशि बनी, ये ठीक है। एकादशवें भाव में शुभ ग्रह की राशि बन गई, तो 4 में से यहाँ पे पाप ग्रह की राशि बनती तो ठीक होता, यहाँ पाप ग्रह की राशि बनती तो ठीक होता, यहाँ पाप ग्रह की राशि बनती तो ठीक होता। तो इस वजह से ये चीजें कमजोर हो जा रही हैं। ऊपर से जन्म कुंडली के अष्टम भाव में 2 ऐसे ग्रह बैठे हैं जो व्यक्ति को चिंतन करने ही नहीं देते। वो अपने बारे में कभी सोचेगा तब तो कुछ स्टेप लेगा, और जो ग्रह उच्च का था वो अस्त भी हो जा रहा है, और जन्म कुंडली के केंद्र में सारे के सारे ग्रह बैठ रहे हैं। अब जरा सोचो तो जन्म कुंडली में सारे ग्रह कैसे बैठे हैं, एक यहां, एक यहां और एक यहां। ये अच्छा नहीं होता है, यही इस कुंडली को कमजोर कर रहा है। ये व्यक्ति को भटकाव दे देता है, और व्यक्ति का कोई भी काम करने चले अंतिम में जाकर के बिगड़ जाए, या उसकी हिम्मत ही ना हो कि वो सामने से आकर के बोले या बोल पाए। सूर्य की पूजा, नारायण कवच का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप या पाठ कर लो 3 बार 11 बार अनुष्ठानिक। दीपक जला करके सूर्य को अर्घ दिया करिए, सूर्य की उपासना किया करिए, ताकि आप कुछ जग जाओ। किसको दे बैठे हो? अपना संपूर्ण दे बैठे हो, या उसने छीन लिया है, या था ही नहीं। शुक्र के बाद शनि की बात करता हूं। स्वराशि के हैं वो, क्योंकि अपनी ही राशि के बैठे हैं। पापक ग्रह और इस कुंडली के लिए सबसे खराब शनि ही होते हैं। यहां पे भी वो सबसे खराब ही होते हैं। नौमांश कुंडली में भी वो सबसे कमजोर ही होते हैं। दशमांश कुंडली में भी वो बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं। तो इस कुंडली में शनि ही काम बिगाड़ रहे हैं। तो यहां से ये बात भी दिखती है, क्योंकि शनि जो है वो बुध के साथ बैठे हैं। वो सप्तम का अधिपति किसके साथ बैठा? प्रयास भाव, 12वें भाव के अधिपति। तो विवाह भाव का अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठा। शुक्र अष्टम में, विवाह न होने का योग। तो मैं क्या बोल रहा था कि जन्म कुंडली के सबसे कमजोर जो पक्ष बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि व्यक्ति की कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो सिर्फ 3 ही घरों में बैठे हैं। ये आकृति अच्छी नहीं बनी रही। जन्म कुंडली अच्छी तब बन जाती है जब व्यक्ति की कुंडली में आकृति अच्छी बने। जैसे यहां बैठ जाए, 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 ग्रह बैठे हों कम से कम। अब यहां पे ये खाली, यहां पे ये खाली, तो मिलेगा क्या? त्रिकोण तो दोनों खाली हो गए। और जन्म कुंडली के केंद्र में ही शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, तो ये थोड़े थोड़े भी पापक देंगे तो पाप ही, या विष तो बनेगा ही। अगर जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव का अधिपति सप्तम में बैठा तो चलो ठीक है, सप्तम का अधिपति सप्तम में बैठा, लेकिन वो शनि है। अब किसके साथ बैठा? तो नीच के गुरु के साथ। किसके साथ बैठा? तो 12वें के अधिपति के साथ। किसके साथ बैठा? तो राहु केतु के प्रभाव में। तो किसके साथ बैठा? तो मंगल के साथ। तो यहां पे तो कोई भी अच्छा नहीं बैठा। ऊपर से जो विवाह कराता है, संपूर्ण और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कराता है, वो खुद मृत्यु के भाग में बैठा हुआ है। वीर्य का लाभ मिले ही नहीं। सूर्य है ना, जला देते हैं। कुंभ राशि है। और एक बात जो बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, नौमांश कुंडली भी बहुत अच्छी संवर नहीं रही है। इस वजह से ये कुंडली कमजोर हो रही है। और ये कुंडली कमजोर है तो इसको सुधारने का एकमात्र लाभ, नक्षत्र जो देखो, नक्षत्र कैसा है, बड़ी अच्छी बात है। और ये बड़ी अच्छी बात है, और आपको बताता हूं, आप लोग को बड़ा अच्छा भी लगेगा। चंद्रमा ने नक्षत्र पकड़ा है राहु का, और राहु कंफ्यूजन है।
व्यक्ति अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाया है, हमेशा दूसरों के लिए सोचता रहा है, इसका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है। ये राहु है, रेंग करके चलता है ना, रेंग करके चलता है, फटे चिट्टे कपड़े पहने, जी हुजूरी करता रहे, कंफ्यूजन में हमेशा रहे, उसके जीवन में उथल पुथल मचता रहे, स्टेज पे जाए तो बोलने से पहले हकला ले, हिचकी ले ले, परेशान करे, अंधेरा रहे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा दे। पर अगर ये ठीक होता तो निस्संदेह अच्छा होता। तो ये स्थिति है, नक्षत्र से बल मिला नहीं। और गुरु जन्म कुंडली में, इस कुंडली के लिए कर्क लग्न की कुंडली बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि लग्न में ही गुरु की उच्च राशि, चतुर्थ में ही शनि की उच्च राशि, सप्तम में ही मंगल की उच्च राशि, दशम में ही शनि सूर्य की उच्च राशि, पर बैठे कहां सूर्य और चंद्रमा कमजोर, तो कुंडली गुरु गोबर हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये स्थिति बनती है। राहु और केतु जन्म कुंडली में दशाओं में भी थोड़े कमजोर ही रहेंगे और आधा फल करेंगे। अब इनकी कुंडली में मैं एक बार होरा कुंडली देखता हूं, शायद वहां से मुझे कुछ दिख जाए। होरा कुंडली में शनि, चंद्रमा और बुध, इनकी जो स्थिति देख रहा हूं, ये सारे के सारे ग्रह चंद्रमा के होरा में गए हैं। शनि, चंद्रमा और बुध। शनि कौन है? दशम का, सप्तम का अधिपति और अष्टम का अधिपति। यानी कि ये जो इसकी दशा चलेगी तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत, मतलब ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति आय कम से कम उसकी बनती रहे और आय को लेकर के उसको कभी भी, इनकम को लेकर के कोई परेशानी का भाव ना जागृत हो और थोड़ी बहुत शांति मिलती रहे। चंद्रमा लग्नेश हैं और डिग्री ऐसी है कि वो चंद्रमा अपने ही होरा में जा रहे हैं, तो उनकी भी दशा अच्छी जाए, मतलब कमजोर ना जाए। और बुध जन्म कुंडली के लाभ 12वें के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति, अपने भाव से पंचमस्थ होकर के भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से बुध को भाग्य का बल मिलता रहे, पराक्रम व्यक्ति जो दूसरों के लिए कर रहा है उसका परिणाम कुछ मिलता रहे, पर उस पर उसका अधिकार नहीं है, वो प्राप्त नहीं करता। अब दूसरी बात बता दूं, और बाकी के जितने भी ग्रह बन रहे हैं वो सब मेहनत करवाने वाले, मशक्कत करवाने वाले, चाहे वो मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, केतु हो, राहु हो, सारे के सारे और गुरु, ये सब के सब मेहनत कराने वाले और बहुत ज्यादा हिम्मत रखवाने वाले बना। हिम्मत रखना पड़ेगा इस दशा काल में। भाग्य कुंडली जो बन रही है वो नीच का मंगल लग्न में ही बैठा है। अब पता चला मैंने क्यों बात कही थी कि ये कार्यक्रम मुझे तीसरी बार बनाना पड़ रहा है। आपके पहुंचने से पहले आपका भाग्य पहुंच जाता है। मेरे मामा कहा करते थे, भाग्य वाले का भूत हल जोत देता है। जब जाएगा खेत में बैल और हल लेकर के, तो अगर उसका भाग्य बलवान होता है तो खेत पहले से ही जुता हुआ रहता है, और जो भाग्यहीन है तो जुता हुआ खेत भी बिल्कुल बराबर हो जाए और मिट्टी मिट्टी की मिट्टी रह जाए। मंगल लग्न में ही नीच का है, भाग्य को बल देना ही होगा। शिव जी को दही चढ़ाइए सोमवार को और नमः रुद्राय का जप किया करिए अधिक संख्या में। इससे ज्यादा इस कुंडली को मैं कुछ भी ना कहूं तो ठीक है। और एक बात बताता हूं, दुनिया के जितने भी भाग्यहीन पुरुष हैं जिनको लगता है कि उनका भाग्य साथ नहीं देता, उनके लिए सर्वस्व और सबसे श्रेष्ठ उपाय गाय की सेवा और शुद्ध देशी कपिला गाय अगर मिल जाए, उसके कुबड़ को छू करके अपने भाग्य को ठीक करना चाहते हो तो कर लो। अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें भाग्य में, उस भाग्य को बल देने के लिए गाय की सेवा जोड़ दो। किसी मंत्र, किसी यंत्र, किसी रत्न, किसी तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर के ज्योतिषी बैठे हैं, चबा के खा जाएंगे आपको, मैं भी उसी में से हूं, पर गांव का हूं, इस वजह से आपको शुद्ध भाषा में समझा रहा हूं। बचा लो अपने आप को। और दूसरी बात, गाय की सेवा जरूर पक्के तौर पे करिए, क्योंकि एकमात्र वही है जो आपको इस कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। गाय की सेवा वो करिए, चाहे 1 की संख्या में हो, चाहे 1000 की संख्या में हो। उसके ही थन से निकले दूध आपके लिए अमृत साबित हो सकते हैं, अन्यथा तो कोई बचाने वाला नहीं है। ना तो आपका भाई, ना तो आपकी पत्नी, वो तो है ही नहीं, ना तो आपके सगे संबंधी कोई जो बगल में बैठ करके आपके साथ आपका कार्यक्रम मेरा देख रहा है, वो भी नहीं। वो तो बस यूं ही बैठा है, कार्यक्रम खत्म होते जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।